नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लासमेट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी को डिटेल में समझेंगे और हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को आसान भाषा में एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सकें और अपनी एग्जाम प्रिपरेशन भी बेहतर तरीके से कर सकें। दोस्तों, चैप्टर को अच्छे से समझने से पहले उसके ऑथर के बारे में जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी लेखक की सोच, अनुभव और बैकग्राउंड उसकी राइटिंग में साफ दिखाई देते हैं। तो चलिए अब जानते हैं दर्शना ढोलकिया के बारे में। अबाउट द ऑथर दर्शना ढोलकिया। दर्शना ढोलकिया गुजराती लिटरेचर की एक प्रसिद्ध कंटेम्पररी राइटर और क्रिटिक है। यहां कंटेम्पररी राइटर का मतलब है वर्तमान समय की लेखिका और क्रिटिक का मतलब होता है साहित्य का विश्लेषण और समीक्षा करने वाला व्यक्ति। यानी वे केवल स्टोरीज और बुक्स ही नहीं लिखती थी, बल्कि लिटरेचर को गहराई से समझने और समझाने का काम भी करती थी। शी हैज पब्लिश्ड 17 गुजराती बुक्स। दर्शना ढोलकिया ने 17 गुजराती बुक्स पब्लिश की है। इससे पता चलता है कि गुजराती लिटरेचर में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतनी बड़ी संख्या में बुक्स लिखना उनके अनुभव और डेडिकेशन को दर्शाता है। शी ट्रांसलेटेड द कोंकणी नॉवल कर्मिलिन। उन्होंने कोंकणी लैंग्वेज की प्रसिद्ध नॉवल कर्मिलिन का ट्रांसलेशन भी किया। यानी उन्होंने एक भाषा के साहित्य को दूसरी भाषा के रीडर्स तक पहुंचाने का काम किया। ट्रांसलेशन करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें ओरिजिनल फीलिंग्स और मीनिंग को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। शी रिसीव्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 2011 फॉर बेस्ट ट्रांसलेशन। अपने एक्सलेंट ट्रांसलेशन वर्क के लिए उन्हें साल 2011 में साहित्य अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ। यह भारत का एक बहुत प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड माना जाता है, यानी उनके काम को नेशनल लेवल पर सम्मान मिला। शी ऑल्सो रिसीव्ड द डॉक्टर जयंत खत्री बकुलेश अवार्ड। इसके अलावा उन्हें डॉक्टर जयंत खत्री बकुलेश अवार्ड भी मिला। यह अवार्ड उनके साहित्यिक योगदान और उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया गया था। शी वर्क्स एज प्रोफेसर एंड हेड ऑफ गुजराती डिपार्टमेंट एट KSKV कच्छ यूनिवर्सिटी। दर्शना ढोलकिया KSKV कच्छ यूनिवर्सिटी में गुजराती डिपार्टमेंट की प्रोफेसर और हेड भी रह चुकी है। यानी उन्होंने एजुकेशन और लिटरेचर दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी वजह से उन्हें गुजराती लिटरेचर की एक सम्मानित और प्रभावशाली लेखिका माना जाता है। अबाउट द ट्रांसलेटर अशोक वैष्णव। अशोक वैष्णव is a retired management professional from अहमदाबाद। अशोक वैष्णव अहमदाबाद के एक रिटायर्ड मैनेजमेंट प्रोफेशनल है। यानी उन्होंने मैनेजमेंट फील्ड में लंबे समय तक काम किया है और अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से एक अलग पहचान बनाई। He worked for more than 38 years in engineering companies। उन्होंने इंजीनियरिंग कंपनीज में 38 ईयर्स से भी ज्यादा समय तक काम किया। इससे उनके लंबे एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल नॉलेज का पता चलता है। इतने वर्षों तक काम करना उनकी मेहनत और डेडिकेशन को दर्शाता है। He translated this गुजराती आर्टिकल into English। अशोक वैष्णव ने इस गुजराती आर्टिकल का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। यानी उन्होंने इस लेख को गुजराती लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में बदलकर ज्यादा रीडर्स तक पहुंचाने का काम किया। इस तरह उन्होंने गुजराती लिटरेचर को वाइडर ऑडियंस तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस चैप्टर की समरी को डिटेल में समझना शुरू करते हैं। यह चैप्टर केवल एक मदर की कहानी नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इंडियन वुमन की इंस्पायरिंग लाइफ को भी दिखाता है। इंट्रोडक्शन। बा माय मदर अ पर्सन अ वुमन इज अ टचिंग ऑटोबायोग्राफिकल आर्टिकल रिटन बाय दर्शना ढोलकिया एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय अशोक वैष्णव। यहां ऑथर बताती है कि बा माय मदर अ पर्सन अ वुमन एक बहुत इमोशनल और टचिंग ऑटोबायोग्राफिकल आर्टिकल है। टचिंग का मतलब होता है ऐसा जो हमारे इमोशंस को गहराई से महसूस कराए, और ऑटोबायोग्राफिकल आर्टिकल का मतलब होता है ऐसा लेख जो लेखक के अपने जीवन, अनुभव और मेमोरीज पर आधारित हो। यानी इस आर्टिकल में ऑथर अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रही है। इस आर्टिकल को दर्शना ढोलकिया ने लिखा है और अशोक वैष्णव ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। यानी ओरिजिनल लेख गुजराती लैंग्वेज में था, जिसे बाद में इंग्लिश में बदला गया।
In this article, the author lovingly remembers her mother, Rasik Bala Dholkia, whom she calls Ba. इस आर्टिकल में ऑथर अपनी मदर रसिक बाला ढोलकिया को बहुत प्यार और सम्मान के साथ याद करती है। वे अपनी मदर को बा कहकर बुलाती थी। गुजराती लैंग्वेज में बा शब्द का अर्थ होता है मां, यानी गुजराती फैमिलीज में मदर को प्यार और आदर से बा कहा जाता है। इससे ऑथर और उनकी मदर के बीच का इमोशनल बॉन्ड भी दिखाई देता है, यानी ऑथर अपनी मदर से बहुत डीपली कनेक्टेड थी। The article is not only a tribute to a mother, but also a powerful portrayal of a strong, disciplined, self-respecting, and modern Indian woman who silently fought against the orthodox traditions of society. यहाँ ऑथर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है। वे कहती है कि ये आर्टिकल केवल अपनी मदर को याद करने या सम्मान देने के लिए नहीं लिखा गया है। यहाँ ट्रिब्यूट शब्द का मतलब होता है किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान, प्रेम और आदर व्यक्त करना। यानी ये ऊठा इस आर्टिकल के माध्यम से अपनी मदर के प्रति अपना प्यार और सम्मान प्रकट कर रही है। लेकिन ये आर्टिकल सिर्फ इतना ही नहीं है। ये आर्टिकल एक ऐसी इंडियन वुमन की पर्सनैलिटी को भी दिखाता है जो स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड, सेल्फ रिस्पेक्टिंग और मॉडर्न सोच वाली थी। स्ट्रॉन्ग मतलब मानसिक रूप से मजबूत, डिसिप्लिन्ड मतलब नियम और अनुशासन का पालन करने वाली, सेल्फ रिस्पेक्टिंग मतलब आत्मसम्मान रखने वाली, और मॉडर्न वुमन मतलब समय के साथ आगे की सोच रखने वाली महिला। यहां ऑथर बताती है कि बा ने समाज की ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस के खिलाफ संघर्ष किया। ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशंस मतलब समाज की पुरानी, संकीर्ण और रूढ़िवादी सोच वाली परंपराएं। लेकिन खास बात यह थी कि उन्होंने ये संघर्ष बिना शोर किए क्वाइटली किया, यानी उन्होंने लड़ाई या बहस करके नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, सोच और जीवन के माध्यम से समाज की पुरानी धारणाओं को चुनौती दी। इससे पता चलता है कि बा बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली महिला थी। द ऑथर एक्सप्लेन्स हाउ बा शेप्ड हर पर्सनैलिटी, वैल्यूज, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। आगे ऑथर बताती है कि उनकी मदर ने उनके पर्सनैलिटी और कैरेक्टर को गहराई से प्रभावित किया। यानी ऑथर आज जो भी है उसमें उनकी मदर का बहुत बड़ा योगदान है। बा ने उन्हें अच्छे वैल्यूज यानी अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया, कॉन्फिडेंस दिया और लाइफ को सही तरीके से समझने की सोच भी दी। यानी बा केवल मदर ही नहीं थी, बल्कि ऑथर की पहली टीचर और गाइड भी थी। उन्होंने ऑथर की थिंकिंग और पर्सनैलिटी को शेप किया। इवन आफ्टर मोर देन अ डेकेड ऑफ बास डेथ, द ऑथर फील्स हर प्रेजेंस डीपली विद इन हरसेल्फ। सबसे इमोशनल बात आर्टिकल के अंत में दिखाई देती है। ऑथर कहती है कि बा की डेथ के 10 साल बाद भी वे आज भी उनकी प्रेजेंस को अपने अंदर महसूस करती है। इसका मतलब यह है कि उनकी मदर की मेमोरीज, टीचिंग्स और वैल्यूज आज भी ऑथर के जीवन का हिस्सा है। यानी एक मां का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। उसकी सीख, प्यार और संस्कार हमेशा बच्चों के जीवन में बने रहते हैं। और यही इस आर्टिकल का सबसे इमोशनल और ब्यूटीफुल मैसेज है। फैमिली बैकग्राउंड। द ऑथर वाज बोर्न व्हेन बा वाज 39 years old। यहां ऑथर अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताती है। वे कहती है कि जब उनका जन्म हुआ तब उनकी मदर यानी बा की उम्र 39 years थी। यानी उस समय बा लगभग 39 साल की थी। आज के समय में यह सामान्य बात लग सकती है, लेकिन उस समय यह अनयूजुअल माना जाता था। ड्यूरिंग दैट टाइम, सच एन एज फॉर मदरहुड वाज कंसिडर्ड अनयूजुअल बिकॉज चाइल्ड मैरिज वाज कॉमन। यहां ऑथर उस समय के समाज के बारे में बताती है। वे कहती है कि उस समय इतनी उम्र में मां बनना अनयूजुअल यानी असामान्य माना जाता था। इसका मुख्य कारण था चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज मतलब कम उम्र में शादी होना। पहले के समय में लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी, इसलिए वे कम उम्र में ही मदर बन जाती थी। इसी वजह से 39 साल की उम्र में मां बनना लोगों को अलग और अनकॉमन लगता था। इससे हमें उस समय के सोशल कंडीशंस और ट्रेडिशंस के बारे में भी पता चलता है। द ऑथर हैड टू एल्डर ब्रदर्स हु वर मच ओल्डर देन हर। आगे ऑथर बताती है कि उनके 2 एल्डर ब्रदर्स भी थे। एल्डर ब्रदर्स मतलब बड़े भाई,
और वे ओथर से काफी बड़े थे, यानी ओथर अपने फैमिली में सबसे छोटी थी। इससे यह भी समझ आता है कि ओथर और उनके ब्रदर्स की उम्र में काफी बड़ा डिफरेंस था। When the author was only 5 years old, her father passed away at the age of 55. यहां स्टोरी का एक बहुत इमोशनल पार्ट आता है। ओथर बताती है कि जब वे केवल 5 years old थी, तभी उनके फादर की डेथ हो गई। उस समय उनके फादर की उम्र 55 years थी। पास्ट अवे का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, यानी बहुत छोटी उम्र में ही ओथर ने अपने फादर को खो दिया। यह उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा दुख था। This tragic incident changed the entire life of Ba and deeply affected the author. यहां ओथर बताती है कि यह ट्रैजिक इंसिडेंट यानी दुखद घटना बा की पूरी जिंदगी बदल कर रख देती है। पति की डेथ के बाद बा को अकेले ही फैमिली की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी। साथ ही इस घटना का ओथर पर भी बहुत गहरा इमोशनल इफेक्ट पड़ा, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में फादर को खो देना किसी भी चाइल्ड के लिए बहुत पेनफुल होता है। यही घटना आगे चलकर बा को और भी स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल वुमन बना देती है। द हॉस्पिटल सीन एंड फादर्स डेथ। द ऑथर विविडली रिमेंबर्स द पेनफुल नाइट ऑफ हर फादर्स डेथ। यहां ऑथर अपने फादर की डेथ वाली रात को याद करती है। वे कहती है कि उन्हें वो पेनफुल नाइट आज भी बहुत क्लियरली याद है। विविडली रिमेंबर्स का मतलब होता है किसी घटना को बहुत स्पष्ट रूप से याद रखना, यानी इतने साल बीत जाने के बाद भी उस रात की मेमोरीज ओथर के मन में बिल्कुल फ्रेश है। इससे पता चलता है कि वो घटना ओथर के जीवन की बहुत इमोशनल और पेनफुल मेमोरी थी। द हॉस्पिटल रूम वॉज फिल्ड विद द ग्लूमी लाइट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। यहां ओथर हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर डिस्क्राइब करती है। वे बताती है कि हॉस्पिटल रूम में इलेक्ट्रिक लैंप्स की ग्लूमी लाइट फैली हुई थी। ग्लूमी लाइट मतलब उदास और दुख भरा वातावरण पैदा करने वाली हल्की रोशनी, यानी पूरा हॉस्पिटल रूम सैडनेस और साइलेंस से भरा हुआ लग रहा था। इस डिस्क्रिप्शन से सीन और भी इमोशनल महसूस होता है। बास फेस रिफ्लेक्टेड डीप सोरो एंड हेल्पलेसनेस एज शी रियलाइज्ड दैट हर हस्बैंड्स लाइफ वाज स्लोली फेडिंग अवे। यहां ऑथर अपनी मदर यानी बा की इमोशनल कंडीशन को डिस्क्राइब करती है। वे कहती है कि बा के चेहरे पर डीप सोरो यानी गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। साथ ही वे हेल्पलेस भी महसूस कर रही थी। हेल्पलेस मतलब ऐसी स्थिति जहां इंसान कुछ भी करने में असमर्थ महसूस करे, क्योंकि बा समझ चुकी थी कि उनके हस्बैंड की लाइफ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। फेडिंग अवे का मतलब होता है धीरे धीरे समाप्त होना, यानी बा अपने पति को खोने का दर्द महसूस कर रही थी, लेकिन वे कुछ कर नहीं पा रही थी। यह मोमेंट बहुत इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग था। द लिटिल ऑथर स्टूड साइलेंटली नियर द पार्टीशन ऑफ द हॉस्पिटल रूम, ओवरवेल्म्ड बाय फियर एंड सैडनेस। यहां ऑथर अपने बचपन की स्थिति को बताती है। वे उस समय बहुत छोटी थी और हॉस्पिटल रूम के पार्टीशन यानी कमरे के डिवाइडर के पास चुपचाप खड़ी थी। पार्टीशन का मतलब होता है कमरे को अलग करन। ए वाली दीवार या पर्दा। ऑथर फियर और सैडनेस से ओवरवेल्म थी। ओवरवेल्म्ड मतलब भावनाओं से पूरी तरह भर जाना, यानी उस समय ऑथर इतनी डरी और दुखी थी कि वे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। यह सीन एक छोटे बच्चे के इमोशनल पेन को बहुत गहराई से दिखाता है। द इमोशनल एटमॉस्फेयर ऑफ द हॉस्पिटल रिमेन्ड फ्रेश इन हर मेमोरी इवन आफ्टर मेनी ईयर्स। यहां ऑथर कहती है कि हॉस्पिटल का वो इमोशनल एटमॉस्फेयर कई सालों बाद भी उनकी मेमोरी में फ्रेश बना रहा। एटमॉस्फेयर मतलब आसपास का माहौल, यानी उस रात का दुख, डर और इमोशनल पेन ऑथर कभी भूल नहीं पाई। इससे पता चलता है कि बचपन की कुछ घटनाएं इंसान के मन पर हमेशा के लिए गहरा प्रभाव छोड़ देती है। लाइफ आफ्टर विडोहुड। आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, बास लाइफ चेंज्ड कंप्लीटली। यहां ऑथर बताती है कि अपने हस्बैंड की डेथ के बाद बाकी पूरी जिंदगी बदल गई। पहले उनका जीवन एक सामान्य मैरिड वुमन की तरह था, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उन्हें बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, यानी यह घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग अंटिल द एंड ऑफ हर लाइफ,
She wore only a borderless black sari with a light blue blouse. यहां ऑथर बा के जीवन में आए बड़े बदलाव को डिस्क्राइब करती है। वे बताती है कि अपने हस्बैंड की डेथ के अगले ही दिन से लाइफ के अंत तक बा केवल बॉर्डरलेस ब्लैक साड़ी पहनती थी। बॉर्डरलेस साड़ी मतलब बिना डिजाइन या सजावट वाली साधारण साड़ी, और उसके साथ वे लाइट ब्लू ब्लाउज पहनती थी। ये उनके विडोहुड यानी विडो लाइफ का प्रतीक बन गया था। यहां हमें उस समय की सोशल ट्रेडिशंस भी देखने को मिलती है। शी स्टॉप्ड वेयरिंग ऑर्नामेंट्स, रिमेन्ड बेयरफुट एंड केप्ट हर हेयर ड्राई एंड ऑल फ्री। आगे ऑथर बताती है कि बा ने ऑर्नामेंट्स यानी गहने पहनना बंद कर दिया। वे बेयरफुट रहती थी। बेयरफुट मतलब बिना चप्पल या जूते के रहना। साथ ही वे अपने बालों में ऑल भी नहीं लगाती थी। यानी उन्होंने अपने पूरे अपीयरेंस को बहुत सिंपल और प्लेन बना लिया था। ये उस समय विडोज के लिए समाज द्वारा बनाई गई ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस का हिस्सा था। दिस अपीयरेंस was not only a social custom of widowhood, but also a silent revolt against her fate. यहां ऑथर एक बहुत डीप और इंपॉर्टेंट बात कहती है। वे बताती है कि बा का ये सिंपल अपीयरेंस केवल विडोहुड की सोशल कस्टम नहीं था। विडोहुड मतलब पति की मृत्यु के बाद विडो के रूप में जीवन जीना, बल्कि ये उनके फेट यानी भाग्य के खिलाफ एक साइलेंट रिवोल्ट भी था। साइलेंट रिवोल्ट का मतलब होता है बिना शोर या विरोध किए अंदर ही अंदर संघर्ष करना। यानी बा अपने दुख और परिस्थितियों को साइलेंटली सह रही थी, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत थी। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि डिग्निटी के साथ जीवन जीना जारी रखा। Even though Ba was emotionally shattered, she remained strong and composed for the sake of her children. यहां ऑथर बताती है कि अंदर से बा पूरी तरह इमोशनली शैटर्ड थी। इमोशनली शैटर्ड मतलब दुख के कारण अंदर से टूट जाना। हस्बैंड की डेथ ने उन्हें बहुत बड़ा इमोशनल पेन दिया था, लेकिन इसके बावजूद वे अपने चिल्ड्रन के लिए स्ट्रांग बनी रही। कंपोज्ड मतलब खुद को शांत और नियंत्रित रखना। यानी उन्होंने अपने बच्चों के सामने खुद को कमजोर नहीं होने दिया। ये उनके स्ट्रांग कैरेक्टर और मदरहुड को दिखाता है। हर एंटायर लाइफ बिकेम डेडिकेटेड टू रेजिंग हर चिल्ड्रन विद डिग्निटी, डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। यहां ऑथर बताती है कि इसके बाद बाकी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को पालने और अच्छा इंसान बनाने में समर्पित हो गई। डेडिकेटेड मतलब पूरी तरह किसी काम के लिए समर्पित होना। उन्होंने अपने बच्चों को डिग्निटी यानी सम्मान के साथ जीना सिखाया, डिसिप्लिन यानी अनुशासन सिखाया, और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान का महत्व भी सिखाया। यानी बा ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों की परवरिश बहुत स्ट्रेंथ और डिग्निटी के साथ की। बा एज अ स्किल्ड होममेकर। बा वॉज अ हार्ड वर्किंग एंड स्किलफुल होममेकर। यहां ऑथर बा की पर्सनैलिटी के एक और इंपॉर्टेंट साइड के बारे में बताती है। वे कहती है कि बा एक बहुत हार्ड वर्किंग और स्किलफुल होममेकर थी। हार्ड वर्किंग मतलब बहुत मेहनती, और स्किलफुल का मतलब होता है किसी काम को कुशलता और परफेक्शन के साथ करना। होममेकर मतलब घर और परिवार को संभालने वाली महिला। यानी बा केवल घर का काम ही नहीं करती थी, बल्कि हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करती थी। She remained busy with embroidery, sewing and weaving and taught all these skills to the author. यहां ऑथर बताती है कि बा हमेशा एम्ब्रॉयडरी, स्यूइंग और वीविंग जैसे कामों में बिजी रहती थी। एम्ब्रॉयडरी मतलब कपड़ों पर सुंदर डिजाइन बनाना या कढ़ाई करना। स्यूइंग मतलब सिलाई करना, और वीविंग मतलब बुनाई करना। यानी बा बहुत क्रिएटिव और टैलेंटेड थी। खास बात यह है कि उन्होंने ये सभी स्किल्स ऑथर को भी सिखाई। इससे पता चलता है कि बा केवल खुद मेहनती नहीं थी, बल्कि अपनी डॉटर को भी सेल्फ डिपेंडेंट और स्किल्ड बनाना चाहती थी। Once, Dr. Chandra Joshi visited their home and noticed cushion covers embroidered with the words welcome and please be seated. यहां ऑथर एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताती है। एक बार डॉक्टर चंद्रा जोशी उनके घर आए। वहां उन्होंने कुशन कवर्स देखे जिन पर एम्ब्रॉयडरी से
वेलकम और प्लीज बी सीटेड लिखा हुआ था। यानी बा ने अपने हाथों से ऐसे डेकोरेटिव कुशन कवर्स बनाए थे जो गेस्ट्स का स्वागत करते थे। इससे उनकी क्रिएटिविटी और हॉस्पिटैलिटी साफ दिखाई देती है। हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमानों का प्यार और सम्मान से स्वागत करना। Impressed by Ba's creativity and hospitality, he remarked. डॉक्टर चंद्रा जोशी बा की क्रिएटिविटी और हॉस्पिटैलिटी देखकर बहुत इंप्रेस्ड हो गए। क्रिएटिविटी मतलब नई और सुंदर चीजें बनाने की कला, और हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमानों के प्रति अच्छा व्यवहार और स्वागत। इसके बाद उन्होंने एक इंटरेस्टिंग रिमार्क दिया। रिमार्क मतलब किसी बात पर की गई टिप्पणी। नाउ नथिंग एवर रिमेन्स टू बी डन बाय एनीवन टू वेलकम द गेस्ट्स इन योर हाउस। यहां डॉक्टर चंद्रा जोशी मजाकिया लेकिन प्रशंसा भरे अंदाज में कहते हैं कि अब आपके घर में गेस्ट्स का स्वागत करने के लिए किसी को अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि घर की सजावट और कुशन कवर्स ही गेस्ट्स का स्वागत कर देते हैं। यानी वे बा की क्रिएटिविटी और परफेक्शन की बहुत तारीफ कर रहे थे। दिस इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड बास परफेक्शन, डिसिप्लिन एंड केयरिंग नेचर। यहां ऑथर बताती है कि यह छोटा सा इंसिडेंट बा की पर्सनैलिटी के कई इंपॉर्टेंट क्वालिटीज को दिखाता है, जैसे परफेक्शन यानी हर काम को पूरी सफाई और अच्छे तरीके से करना, डिसिप्लिन यानी व्यवस्थित और अनुशासित जीवन जीना, और केयरिंग नेचर यानी दूसरों का ध्यान रखना और उनका सम्मान करना। यानी बा हर छोटे काम को भी बहुत प्यार, मेहनत और परफेक्शन के साथ करती थी। Revolt against dogmas and conventions. The article strongly highlights Ba's silent revolt against the orthodox customs of society. इस लाइन में बताया गया है कि बा ने सोसाइटी की ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स के खिलाफ एक साइलेंट रिवोल्ट किया। ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स मतलब समाज की पुरानी और कठोर परंपराएं, और साइलेंट रिवोल्ट का मतलब होता है बिना शोर शराबे या लड़ाई के अपने एक्शन से विरोध करना। यानी बा ने ओपनली लड़ाई नहीं की, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग बिहेवियर से सोसाइटी की गलत ट्रेडिशंस को चैलेंज किया। ड्यूरिंग दैट पीरियड, widows were expected to remain confined to dark rooms where even sunlight was not allowed to touch them. यहां उस समय की सोसाइटी की हार्श रियलिटी बताई गई है। उस पीरियड में विडोज को डार्क रूम्स में कन्फाइन रखा जाता था। कन्फाइन मतलब सीमित या बंद करके रखना। उन्हें बाहर आने या नॉर्मल लाइफ जीने की फ्रीडम नहीं होती थी। यहां तक कि सनलाइट तक को उन्हें छूने नहीं दिया जाता था। इससे पता चलता है कि उस समय विडोज के साथ सोसाइटी कितना अनफेयर बिहेवियर करती थी। However, every evening Ba would hold the author's hand and sit at the main gate facing the public road. लेकिन बा ने इन रिस्ट्रिक्शंस को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया। हर शाम वे ऑथर का हाथ पकड़कर घर के मेन गेट पर जाकर बैठती थी और पब्लिक रोड की तरफ बैठती थी। यानी वे खुद को सोसाइटी से छुपाकर नहीं रखती थी। ये उनके कॉन्फिडेंस और करेज को दिखाता है। दिस वॉज अ बोल्ड एक्ट अगेंस्ट सोशल रिस्ट्रिक्शंस एंड कॉन्जर्वेटिव ट्रेडिशंस। उस समय के हिसाब से बा का यह बिहेवियर बहुत बोल्ड माना जाता था। सोशल रिस्ट्रिक्शंस मतलब समाज द्वारा बनाई गई सीमाएं, और कॉन्जर्वेटिव ट्रेडिशंस का मतलब होता है बहुत पुरानी और कठोर परंपराएं। यानी बा क्वाइटली सोसाइटी की आउटडेटेड थिंकिंग का विरोध कर रही थी। बा ऑल्सो नेवर अलाउड द ऑथर टू फील वीक और पिटीड बिकॉज शी वॉज फादरलेस। यहां बताया गया है कि बा ने कभी ऑथर को वीक महसूस नहीं होने दिया। फादरलेस होने के बावजूद उन्होंने अपनी डॉटर को पिटी का पात्र नहीं बनने दिया। पिटीड मतलब किसी पर तरस खाना। यानी वे नहीं चाहती थी कि लोग ऑथर को कमजोर समझें। इंस्टेड शी टॉट हर डॉटर सेल्फ रिस्पेक्ट, करेज एंड कॉन्फिडेंस। इसके बजाय बा ने ऑथर को सेल्फ रिस्पेक्ट, करेज और कॉन्फिडेंस सिखाया। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान, करेज यानी साहस, और कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। यानी उन्होंने अपनी डॉटर को मेंटली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाया। Thus, through her silent firmness and fearless attitude, Ba challenged the regressive dogmas of society.
आखिर में बताया गया है कि अपनी साइलेंट फर्मनेस और फियरलेस एटीट्यूड के जरिए बा ने सोसाइटी की रिग्रेसिव डॉगमास को चैलेंज किया। साइलेंट फर्मनेस मतलब शांत रहकर भी अपने फैसले पर मजबूती से टिके रहना। फियरलेस एटीट्यूड यानी निडर सोच। और रिग्रेसिव डॉगमस मतलब समाज की पिछड़ी और गलत मान्यताएं। यानी बा ने बिना किसी शोर के अपने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और एक्शन से सोसाइटी की ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग का विरोध किया। वैल्यूज एंड डिसिप्लिन टॉट बाय बा। बा प्लेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द ऑथर्स पर्सनैलिटी। यहां ऑथर बताती है कि उनकी पर्सनैलिटी को बनाने में सबसे बड़ा योगदान बा का था। शेपिंग पर्सनैलिटी का मतलब होता है किसी व्यक्ति के स्वभाव, सोच और कैरेक्टर को विकसित करना। यानी ऑथर आज जैसी भी है, उसके पीछे उनकी मदर की टीचिंग्स और अपब्रिंगिंग का बहुत बड़ा हाथ था। शी टॉट मेनी वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स थ्रू हर ओन एक्शंस एंड बिहेवियर। यहां ऑथर कहती है कि बा ने केवल बातें करके शिक्षा नहीं दी, बल्कि अपने एक्शंस और बिहेवियर से जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखाई। वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स मतलब जीवन की महत्वपूर्ण और उपयोगी सीख। यानी बा जो खुद करती थी उसी से ऑथर ने बहुत कुछ सीखा। इससे पता चलता है कि बच्चों पर वर्ड से ज्यादा पेरेंट्स के बिहेवियर का प्रभाव पड़ता है। शी एडवाइज द ऑथर। आगे ऑथर बताती है कि बा उन्हें कई इंपॉर्टेंट बातें समझाया करती थी। नॉट टू क्राई ओवर स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट्स। बा ऑथर से कहती थी कि छोटी छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स पर रोना नहीं चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट्स मतलब निराशाएं या छोटी असफलताएं। यानी जीवन में छोटी परेशानियों से हार नहीं माननी चाहिए। स्ट्रांग बनकर सिचुएशंस का सामना करना चाहिए। टू हैव फेथ इन गॉड ड्यूरिंग डिफिकल्टीज। बा ये भी सिखाती थी कि कठिन समय में गॉड पर विश्वास रखना चाहिए। डिफिकल्टीज मतलब कठिन परिस्थितियां या समस्याएं। यानी मुश्किल समय में डरने के बजाय पेशेंस और फेथ बनाए रखना चाहिए। टू लिव विद डिसिप्लिन एंड ह्यूमिलिटी। बा ऑथर को डिसिप्लिन और ह्यूमिलिटी के साथ जीवन जीना भी सिखाती थी। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन और ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता। यानी इंसान को लाइफ में नियम, शिष्टाचार और विनम्र स्वभाव बनाए रखना चाहिए। एंड टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। साथ ही बा एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना भी बहुत जरूरी मानती थी। यानी बड़ों का आदर करना अच्छे संस्कारों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। While helping in the kitchen, the author was expected to understand Ba's needs without being told. यहां ऑथर अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस बताती है। जब वे किचन में बा की मदद करती थी, तब उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे बिना बोले ही बा की जरूरत समझ जाए। एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद करना। यानी बा चाहती थी कि ऑथर जिम्मेदार और समझदार बने, उन्हें हर छोटी बात के लिए अलग से इंस्ट्रक्शंस न देने पड़े। Carelessness or bad manners was silently punished through Ba's temporary refusal to speak. यहां ऑथर बताती है कि अगर वे केयरलेस होती थी या बैड मैनर्स दिखाती थी, तो बा उन्हें साइलेंटली पनिश करती थी। यानी बा गुस्से से डांटती नहीं थी, बल्कि कुछ समय तक उनसे बात करना बंद कर देती थी। टेम्पररी रिफ्यूजल टू स्पीक का मतलब होता है थोड़े समय के लिए बात न करना। यह बा का डिसिप्लिन सिखाने का तरीका था। इससे ऑथर को अपनी गलती का एहसास हो जाता था। बा स्ट्रांगली बिलीव्ड इन आवर एब्सेंस टू आवर एग्जिस्टेंस शुड बी फेल्ट एंड नोटिस्ड। दैट इज व्हाट अ डिसिप्लिन्ड लाइफ इज ऑल अबाउट। यहां ऑथर बा की एक बहुत इंपॉर्टेंट बिलीफ बताती है। बा कहती थी कि हमारी अनुपस्थिति में भी लोगों को हमारी प्रेजेंस महसूस होनी चाहिए। यानी इंसान का बिहेवियर, डिसिप्लिन और गुड क्वालिटीज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसके न होने पर भी लोग उसे याद करें। यही एक डिसिप्लिन्ड लाइफ की असली पहचान है। इस कोट से बा की डीप थिंकिंग और लाइफ फिलॉसफी दिखाई देती है। शी ऑलवेज फॉलोड द प्रिंसिपल प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। यहां ऑथर बताती है कि बा हमेशा एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को फॉलो करती थी, प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। इसका मतलब होता है दूसरों को सिखाने से पहले
खुद उस बात को अपने जीवन में अपनाना। यानी बा केवल उपदेश नहीं देती थी, बल्कि खुद वैसा जीवन जीती थी। अकॉर्डिंग टू हर, टीचिंग वॉज नॉट अबाउट इम्पोजिंग आइडियाज बट अबाउट इंस्टिलिंग वैल्यूज नेचुरली। उनके अनुसार टीचिंग का मतलब किसी पर आइडियाज थोपना नहीं था, बल्कि अच्छे वैल्यूज और हैबिट्स को नेचुरली डेवलप करना था। यानी वे प्यार, बिहेवियर और एग्जाम्पल के माध्यम से शिक्षा देती थी। यही कारण है कि ओथा पर बा की टीचिंग्स का इतना गहरा प्रभाव पड़ा। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड फैमिली ट्रेडिशंस। In the presence of elder family members, Ba behaved with great humility and respect. She did not freely talk to her children before elders. Everyone either stood respectfully or sat on the floor, because sitting on chairs or sofas before elders was considered improper. इस पैराग्राफ में बा के रिस्पेक्टफुल बिहेवियर और ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज के बारे में बताया गया है। जब भी फैमिली के एल्डर मेंबर्स सामने होते थे, तब बा हमेशा बहुत ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट के साथ व्यवहार करती थी। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता, यानी उनका बिहेवियर हमेशा शांत, सभ्य और आदरपूर्ण रहता था। वे एल्डर्स के सामने अपने चिल्ड्रन से भी ज्यादा खुलकर या कैजुअली बात नहीं करती थी, क्योंकि उस समय फैमिली डिसिप्लिन और मर्यादा को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। आगे बताया गया है कि एल्डर्स के सामने लोग या तो सम्मान से खड़े रहते थे या जमीन पर बैठते थे। चेयर्स या सोफास पर बैठना इम्प्रॉपर यानी अनुचित माना जाता था। इससे हमें उस समय की इंडियन फैमिली ट्रेडिशंस और एल्डर्स के प्रति रिस्पेक्ट का पता चलता है। आज के समय में यह थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन उस दौर में यही सम्मान दिखाने का तरीका माना जाता था। Ba also taught the author to use respectful words like murabbi and pranam while writing letters to elders. यहां बताया गया है कि बा केवल बिहेवियर ही नहीं, बल्कि बोलने और लिखने के मैनर्स भी सिखाती थी। वे ऑथर से कहती थी कि एल्डर्स को लेटर्स लिखते समय रिस्पेक्टफुल वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे मुरब्बी और प्रणाम। मुरब्बी शब्द किसी बड़े, अनुभवी और सम्मानित व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और प्रणाम का मतलब होता है आदरपूर्वक नमस्कार करना। यानी बा लैंग्वेज में भी रिस्पेक्ट और संस्कार बनाए रखना बहुत जरूरी मानती थी। थ्रू हर बिहेवियर, शी टॉट ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली वैल्यूज, डिसिप्लिन एंड मोडेस्टी। अपने पूरे बिहेवियर और लाइफस्टाइल के माध्यम से बा ने ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली वैल्यूज सिखाई। उन्होंने दी डिसिप्लिन यानी अनुशासन, और मोडेस्टी यानी सादगी और विनम्रता का महत्व समझाया। यानी वे केवल बातें नहीं करती थी, बल्कि खुद वैसा जीवन जीती थी। इसी वजह से ओथ ने उनके बिहेवियर को देखकर अच्छे संस्कार, रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन सीखा। Ba's confidence and courage. Although Ba had studied only up to the 7th standard and came from a rustic background, she possessed remarkable confidence and courage. इस पैराग्राफ में बा की कॉन्फिडेंस और करेज के बारे में बताया गया है। यहां कहा गया है कि बा ने केवल 7th स्टैंडर्ड तक ही पढ़ाई की थी, यानी वे ज्यादा एजुकेटेड नहीं थी। साथ ही वे एक रस्टिक बैकग्राउंड से आती थी। रस्टिक बैकग्राउंड का मतलब होता है गांव या साधारण ग्रामीण परिवेश। लेकिन इतनी कम एजुकेशन होने के बावजूद उनके अंदर रिमार्केबल कॉन्फिडेंस और करेज था। रिमार्केबल मतलब बहुत विशेष या असाधारण, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, और करेज यानी साहस। इससे पता चलता है कि किसी इंसान की स्ट्रेंथ केवल डिग्री या एजुकेशन से तय नहीं होती, बल्कि उसके कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस से होती है। Once, when she was called to the school because of the author's minor mistake, she boldly confronted the principal and defended her daughter fearlessly. The principal later joked that he was afraid of Ba. आगे ऑथर एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताती है। एक बार ऑथर से स्कूल में कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। माइनर मिस्टेक का मतलब होता है छोटी गलती। उसी वजह से बा को स्कूल बुलाया गया, लेकिन वहां जाकर बा डरने या घबराने के बजाय प्रिंसिपल का बोल्डली सामना करती है। कॉन्फ्रंटेड का मतलब होता है सामने होकर कॉन्फिडेंटली बात करना। उन्होंने अपनी डॉटर का फियरलेसली बचाव किया।
fearlessly मतलब बिना डरे। बाद में प्रिंसिपल मजाक में कहते हैं कि वे बा से डरते थे। ये बात मजाक के रूप में कही गई थी, लेकिन इससे बा की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी साफ दिखाई देती है। दिस इंसिडेंट शोज बास कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फियरलेस पर्सनैलिटी। ये पूरा इंसिडेंट बा की पर्सनैलिटी के कई स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज को दिखाता है, जैसे कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान, और फियरलेस पर्सनैलिटी यानी निडर स्वभाव। यानी बा एक ऐसी वुमन थी जो किसी भी सिचुएशन में डरती नहीं थी और हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखती थी। रिलेशनशिप बिटवीन बा एंड हर हस्बैंड। द रिलेशनशिप बिटवीन बा एंड हर हस्बैंड was based on deep love, mutual understanding, and companionship. The author mentions that her father loved Ba without showing any male dominance. इस पैराग्राफ में बा और उनके हस्बैंड के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है। उनका रिश्ता डीप लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कंपेनियनशिप पर आधारित था। डीप लव मतलब गहरा प्रेम। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है एक दूसरे को अच्छी तरह समझना, और कंपेनियनशिप मतलब जीवन में साथ निभाना और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथी बनना। ऑथर यह भी बताती है कि उनके फादर बा से बहुत प्यार करते थे। खास बात यह थी कि वे मेल डोमिनेंस नहीं दिखाते थे। मेल डोमिनेंस का मतलब होता है पुरुष होने का अहंकार या अपने अधिकार का दबाव दिखाना। यानी उनका रिलेशनशिप प्यार, सम्मान और इक्वालिटी पर आधारित था। यह उस समय के समाज के हिसाब से बहुत स्पेशल बात मानी जाती थी। बा was deeply devoted to her husband. She avoided attending family functions without him and rarely stayed at her parental home. Whenever her husband came to take her back home, she happily returned with him. आगे बताया गया है कि बा अपने हस्बैंड के प्रति बहुत डिवोटेड थी। डिवोटेड मतलब पूरी तरह समर्पित। वे अपने हस्बैंड के बिना फैमिली फंक्शंस में जाना पसंद नहीं करती थी। साथ ही वे अपने पेरेंटल होम यानी मायके में भी बहुत कम रुकती थी। जब भी उनके हस्बैंड उन्हें वापस घर ले जाने आते थे, तब वे खुशी खुशी उनके साथ लौट जाती थी। इससे पता चलता है कि बा इमोशनली अपने हस्बैंड से बहुत डीपली अटैच थी। उनका रिलेशनशिप केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और इमोशनल बॉन्डिंग पर आधारित था। बिकॉज ऑफ अ डीप इमोशनल अटैचमेंट एंड डिवोशन, पीपल लविंगली कॉल्ड हर मैडली इन लव विद हर हस्बैंड। बा के अपने हस्बैंड के प्रति गहरे प्रेम और डिवोशन को देखकर लोग उन्हें प्यार से कहते थे मैडली इन लव विद हर हस्बैंड। इसका मतलब होता है अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्रेम करने वाली। यहां मैडली शब्द एक्सट्रीम इमोशनल अटैचमेंट को दिखाता है। यानी लोग आसानी से समझ जाते थे कि बा अपने हस्बैंड से कितना गहरा प्रेम करती थी। इवन आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, बा कंटिन्यूड टू लिव अ सिंपल एंड सॉरोफुल लाइफ, शोइंग हर लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी एंड लव। हस्बैंड की डेथ के बाद भी बा ने बहुत सिंपल और सॉरोफुल लाइफ जी। सॉरोफुल मतलब दुख भरा जीवन। उन्होंने कभी अपने पुराने प्रेम और मेमोरीज को नहीं भुलाया। इससे उनकी लाइफ लॉन्ग लॉयल्टी यानी जीवन भर की निष्ठा दिखाई देती है। यानी उनका प्यार केवल हस्बैंड के जीवित रहने तक नहीं था, बल्कि उनकी डेथ के बाद भी वही प्रेम और डिवोशन बना रहा। यह पैराग्राफ बा के प्योर लव, लॉयल्टी और इमोशनल स्ट्रेंथ को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। Ba's caring and compassionate nature. Ba fulfilled every role in life sincerely and lovingly. She cared devotedly for sick mother-in-law and supported relatives, neighbors, and family members with affection and kindness. इस पैराग्राफ में बा की केयरिंग और कंपैशनेट नेचर के बारे में बताया गया है। कंपैशनेट नेचर का मतलब होता है दयालु और दूसरों की फीलिंग्स को समझने वाला स्वभाव। यहां कहा गया है कि बा ने लाइफ के हर रोल को बहुत सिंसेरिटी और लव के साथ निभाया। सिंसियरली मतलब ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ। वे अपनी सिक मदर इन लॉ यानी बीमार सास की भी बहुत डिवोटेडली केयर करती थी। डिवोटेडली का मतलब होता है पूरी लगन और समर्पण के साथ। केवल फैमिली ही नहीं,
बल्कि रिलेटिव्स, नेबर्स और आसपास के लोगों की भी वे अफेक्शन और काइंडनेस के साथ मदद करती थी। अफेक्शन मतलब स्नेह और प्यार, काइंडनेस मतलब दयालुता। यानी बा का नेचर बहुत केयरिंग और हेल्पफुल था। When her husband's niece became a widow, Ba emotionally supported her and gave up colorful clothes and ornaments in sympathy. आगे एक बहुत इमोशनल इंसिडेंट बताया गया है। जब बा के हस्बैंड की नीस यानी भतीजी विडो बन गई, तब बा ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया। विडो मतलब ऐसी महिला जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी हो। बा ने केवल शब्दों से सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि सिंपैथी में खुद भी कलरफुल क्लोथ्स और ऑर्नामेंट्स पहनना छोड़ दिया। सिंपैथी मतलब किसी के दुख को महसूस करना और उसके प्रति संवेदना दिखाना। इससे पता चलता है कि बात दूसरों के दर्द को बहुत गहराई से महसूस करती थी। उनका हार्ट बहुत इमोशनल और कंपैशनेट था। डिस्पाइट फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, बा फिल्ड द हाउस विद वार्मथ, ह्यूमर, अफेक्शन एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। यहां ऑथर बताती है कि फाइनेंशियल स्ट्रगल्स यानी आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद बा ने कभी घर का माहौल उदास नहीं होने दिया। उन्होंने पूरे घर को वार्मथ, ह्यूमर, अफेक्शन और इमोशनल स्ट्रेंथ से भर दिया। वार्मथ मतलब अपनापन और प्यार भरा वातावरण। ह्यूमर मतलब खुशमिजाज स्वभाव और हल्की खुशी। अफेक्शन यानी स्नेह। और इमोशनल स्ट्रेंथ मतलब मानसिक मजबूती। यानी कठिन परिस्थितियों में भी बा ने फैमिली को प्यार, हिम्मत और पॉजिटिविटी दी। यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। Ba as a modern woman. Even though Ba lived in an orthodox society, she had a modern and progressive outlook. She encouraged confidence, independence, courage, and self-respect. इस पैराग्राफ में बा की मॉडर्न थिंकिंग और प्रोग्रेसिव पर्सनालिटी के बारे में बताया गया है। यहां कहा गया है कि बा एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में रहती थी। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी मतलब ऐसा समाज जहां पुरानी ट्रेडिशंस और स्ट्रिक्ट सोशल रूल्स को बहुत ज्यादा माना जाता हो। लेकिन ऐसे वातावरण में रहने के बावजूद उनकी सोच मॉडर्न और प्रोग्रेसिव थी। प्रोग्रेसिव आउटलुक का मतलब होता है आगे बढ़ने वाली और खुले विचारों वाली सोच। वे कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, करेज और सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंट मानती थी। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, इंडिपेंडेंस यानी आत्मनिर्भरता, करेज यानी साहस और सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान। यानी बात चाहती थी कि महिलाएं मजबूत और सेल्फ डिपेंडेंट बने। शी बिलीव्ड दैट women should face life bravely instead of depending on others or feeling helpless. Her progressive thinking and fearless attitude made her far ahead of her time. बा का मानना था कि विमेन को लाइफ की डिफिकल्टीज का सामना ब्रेवरी के साथ करना चाहिए। उन्हें हर छोटी बात के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए और खुद को हेल्पलेस भी महसूस नहीं करना चाहिए। हेल्पलेस मतलब असहाय या कमजोर महसूस करना। उनकी प्रोग्रेसिव थिंकिंग और फियरलेस एटीट्यूड उन्हें अपने समय से बहुत आगे बनाते थे। फियरलेस एटीट्यूड मतलब निडर सोच और साहसी स्वभाव। यानी उस समय जब सोसाइटी में महिलाओं को ज्यादा फ्रीडम नहीं मिलती थी, तब भी बा की सोच बहुत मॉडर्न और पावरफुल थी। The author proudly considers Ba a modern woman because she silently challenged social restrictions and prepared her daughter to face life courageously. आखिर में ऑथर गर्व के साथ कहती है कि वे बा को एक मॉडर्न वुमन मानती है क्योंकि बा ने सोसाइटी की सोशल रिस्ट्रिक्शंस को साइलेंटली चैलेंज किया। सोशल रिस्ट्रिक्शंस मतलब समाज द्वारा बनाए गए नियम और सीमाएं। साइलेंटली चैलेंज का मतलब है बिना शोर या लड़ाई किए अपने एक्शंस और थिंकिंग से पुरानी सोच का विरोध करना। साथ ही उन्होंने अपनी डॉटर को भी करेजियसली लाइफ फेस करना सिखाया। करेजियसली मतलब साहस और आत्मविश्वास के साथ। यानी बा ने केवल खुद स्ट्रांग लाइफ नहीं जी, बल्कि अपनी डॉटर को भी मेंटली स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाया। Influence of Ba on the author. The author feels deeply grateful to her mother because Ba shaped her entire personality and values. इस पैराग्राफ में ऑथर अपनी मदर यानी बा के प्रति ग्रैटिट्यूड और रिस्पेक्ट व्यक्त करती है। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी होना। ऑथर कहती है कि
वे अपनी मदर की बहुत थैंकफुल है क्योंकि बा ने उनकी पूरी पर्सनैलिटी और वैल्यूज को शेप किया। यानी ऑथर के कैरेक्टर, थिंकिंग और बिहेवियर पर बा का बहुत गहरा प्रभाव था। उन्होंने केवल मदर का रोल नहीं निभाया बल्कि एक गाइड और टीचर की तरह भी ऑथर का जीवन बनाया। शी टॉट हर सेल्फ रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, करेज, ह्यूमिलिटी, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट फॉर रिलेशनशिप्स एंड फेथ इन लाइफ। आगे ऑथर बताती है कि बा ने उन्हें जीवन की कई इंपॉर्टेंट क्वालिटीज सिखाई, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, करेज यानी साहस, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, रिलेशनशिप्स का रिस्पेक्ट करना और लाइफ में फेथ यानी विश्वास बनाए रखना। यानी बा ने ऑथर को केवल पढ़ाई नहीं सिखाई बल्कि एक अच्छा इंसान बनना सिखाया। यही वैल्यूज आगे चलकर ऑथर की स्ट्रेंथ बनी। इवन आफ्टर बा's डेथ, द ऑथर फील्स हर प्रेजेंस एंड गाइडेंस इन एवरी पार्ट ऑफ अ लाइफ। यहां ऑथर एक बहुत इमोशनल बात कहती है। वे बताती है कि बा की डेथ के बाद भी उन्हें अपनी मदर की प्रेजेंस और गाइडेंस महसूस होती है। गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन, यानी आज भी बा की टीचिंग्स, मेमोरीज और वैल्यूज ऑथर के जीवन का हिस्सा है। इससे पता चलता है कि एक मदर का इन्फ्लुएंस कभी खत्म नहीं होता। उसकी सीख और संस्कार हमेशा बच्चों के साथ रहते हैं। द ऑथर प्राउडली सेज, आई फील प्रिविलेज्ड टू बी बा's डॉटर। आखिर में ऑथर बहुत गर्व के साथ कहती है, आई फील प्रिविलेज्ड टू बी बा's डॉटर। प्रिविलेज्ड का मतलब होता है खुद को फॉर्चुनेट और ऑनर्ड महसूस करना। यानी ऑथर को इस बात पर गर्व है कि वे बा जैसी स्ट्रॉन्ग, लविंग और इंस्पायरिंग वुमन की डॉटर है। ये लाइन ऑथर के डीप लव, रिस्पेक्ट और इमोशनल अटैचमेंट को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। डेथ ऑफ बा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ लाइफ, बा suffered a severe heart attack on the night before Mahashivratri. Even in unbearable pain, she continued chanting prayers calmly. इस पैराग्राफ में बा के लाइफ के अंतिम मोमेंट्स के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि लाइफ के एंड में महाशिवरात्रि से एक रात पहले बा को सीवियर हार्ट अटैक आया। सीवियर हार्ट अटैक मतलब बहुत गंभीर दिल का दौरा। लेकिन सबसे स्पेशल बात यह थी कि इतनी अनबियरेबल पेन में भी वे कामली प्रेयर्स चांट करती रहीं। अनबियरेबल पेन का मतलब होता है ऐसा दर्द जिसे सहना बहुत कठिन हो, और चांटिंग प्रेयर्स मतलब भगवान का नाम या प्रार्थना लगातार बोलना। यानी इतनी तकलीफ में भी बा मेंटली स्ट्रांग और स्पिरिचुअली काम थी। इससे उनकी फेथ इन गॉड और इनर स्ट्रेंथ साफ दिखाई देती है। Her final words reflected her emotional strength and concern for her children. I have no worries about you. You are now grown up. यहां बा के अंतिम शब्द बताए गए हैं। उन्होंने अपने चिल्ड्रन से कहा, I have no worries about you. You are now grown up. यानी अब मुझे तुम लोगों की कोई चिंता नहीं है। तुम सब अब बड़े हो चुके हो। इन वर्ड्स से बा का मदरली लव और कंसर्न साफ दिखाई देता है। डेथ के इतने करीब होने के बावजूद वे अपने पेन के बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि उन्हें अपने चिल्ड्रन की चिंता थी। यही एक मदर का सबसे बड़ा इमोशनल कनेक्शन होता है। साथ ही ये उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ को भी दिखाता है। With her death, the author once again experienced the same deep sorrow she had felt during her father's death in childhood. बा की डेथ के बाद ऑथर को फिर वही डीप सॉरो महसूस हुआ जो उन्होंने चाइल्डहुड में अपने फादर की डेथ के समय महसूस किया था। डीप सॉरो मतलब गहरा दुख। यानी ऑथर ने लाइफ में दूसरी बार अपने सबसे क्लोज पर्सन को खोया। इससे ऑथर का इमोशनल पेन और लोनलीनेस साफ महसूस होता है। ये एंडिंग पूरे चैप्टर को बहुत इमोशनल और टचिंग बना देती है। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन पर। दिस चैप्टर इज अ हार्ट टचिंग ट्रिब्यूट टू अ स्ट्रॉन्ग, लविंग एंड इंस्पायरिंग मदर। थ्रू बा's discipline, courage, self-respect, and unconditional love, the chapter beautifully shows that a mother is the greatest guide in a child's life. तो दोस्तों,
ये चैप्टर सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी मां को दी गई हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट है जो बहुत स्ट्रॉन्ग, लविंग और इंस्पायरिंग थी। इस चैप्टर में बा का डिसिप्लिन, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट और अनकंडीशनल लव बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। बा हमें सिखाती है कि एक मां केवल फैमिली मेंबर नहीं होती, बल्कि अपने चिल्ड्रन की सबसे बड़ी गाइड और स्ट्रेंथ होती है। और सच ही कहा गया है कि अ मदर में लीव दिस वर्ल्ड बट हर वैल्यूज एंड लव स्टे इन हर चिल्ड्रन फॉर एवर। यानी एक मां इस दुनिया से चली जाए, लेकिन उसके संस्कार, उसकी सीख और उसका प्यार हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, अब हमने इस चैप्टर की पूरी समरी और एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ ली है, और मुझे उम्मीद है कि अब यह चैप्टर आपको पहले से काफी आसान और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। अब इसी वीडियो के अंत में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी देने वाला हूं, जो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफी यूजफुल रहेंगे। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से समझा है, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स आसानी से दे पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और कोशिश कीजिए कि हर MCQ का आंसर खुद सोच कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला MCQ। क्वेश्चन 1, दिस आर्टिकल वॉज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती बाय। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि यह आर्टिकल ओरिजिनली गुजराती लैंग्वेज में किसने लिखा था। मतलब आपको सही राइटर को पहचानना है। ऑप्शंस: ए, दर्शना ढोलकिया, बी, वर्षा अदलीजा, सी, सौम्या जोशी, डी, काजल ओझा वैद्य। देखो, बा, माय मदर, अ पर्सन, अ वुमन मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था और इसकी राइटर है दर्शना ढोलकिया, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दर्शना ढोलकिया। क्वेश्चन 2, हाउ मच टाइम हैड पास्ड सिंस द डेथ ऑफ द ऑथर्स मदर व्हेन दिस आर्टिकल वाज रिटन। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि जब यह आर्टिकल लिखा गया, तब ऑथर की मदर की डेथ को कितना समय बीत चुका था। मतलब आपको सही टाइम पीरियड पहचानना है। ऑप्शंस: ए, ओवर 2 डेकेड्स, बी, ओवर अ डेकेड, सी, ओवर अ डेकेड एंड अ हाफ, डी, ओवर 2 डेकेड्स एंड अ हाफ। देखो, आर्टिकल में बताया गया है कि ऑथर की मदर की डेथ को एक डेकेड यानी लगभग 10 साल से ज्यादा समय बीत चुका था, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओवर अ डेकेड। क्वेश्चन 3, हाउ ओल्ड वाज द ऑथर्स मदर व्हेन द ऑथर वाज बोर्न। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि जब ऑथर का जन्म हुआ, तब उनकी मदर यानी बा की उम्र कितनी थी। ऑप्शंस: ए, 19, बी, 29, सी, 39, डी, 49। देखो, चैप्टर में बताया गया है कि ऑथर के जन्म के समय उनकी मदर की उम्र 39 ईयर्स थी, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 39। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द ऑथर्स एज व्हेन हर फादर डाइड। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि जब ऑथर के फादर की डेथ हुई, तब उनकी उम्र कितनी थी। ऑप्शन ए, 2 ईयर्स, बी, 3 ईयर्स, सी, 4 ईयर्स, डी, 5 ईयर्स। देखो, चैप्टर में बताया गया है कि ऑथर केवल 5 ईयर्स की थी जब उनके फादर की डेथ हुई थी, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 ईयर्स। क्वेश्चन 5, द ऑथर्स मदर हैड कंप्लीटेड हर एजुकेशन अप टिल विच लेवल। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि ऑथर की मदर यानी बा ने किस लेवल तक अपनी एजुकेशन पूरी की थी। मतलब आपको उनकी सही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहचाननी है। ऑप्शन ए, 7th स्टैंडर्ड, बी, 10th स्टैंडर्ड, सी, 12th स्टैंडर्ड, डी, ग्रेजुएट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 7th स्टैंडर्ड। क्वेश्चन 6, हु सेड दीज लाइन्स। नाउ नथिंग एवर रिमेन्स टू बी डन बाय एनीवन टू वेलकम द गेस्ट्स इन योर हाउस। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि यह लाइन किसने कही थी। मतलब आपको उस कैरेक्टर को पहचानना है जिसने बा के घर और उनकी हॉस्पिटैलिटी की प्रशंसा की थी। ऑप्शन ए, डॉक्टर चंद्रा जोशी, बी, डॉक्टर विकास शर्मा,
सी डॉक्टर गिरिराज सिंह, डी केशुभाई। देखो, जब डॉक्टर चंद्रा जोशी ने द्वारा बनाए गए एम्ब्रॉयडर्ड कुशन कवर्स देखे जिन पर वेलकम और प्लीज बी सीटेड लिखा था, तब वे बहुत इंप्रेस्ड हुए और उन्होंने ये लाइन कही। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर चंद्रा जोशी। तो दोस्तों, अब तक हमने एमसीक्यू 1 से 6 तक के आंसर्स समझ लिए हैं और अब एमसीक्यू 7 से 10 तक के क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आप इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते हैं सबसे पहले सही आंसर कौन देता है, और अगर आपके आंसर्स सही हुए तो समझ जाइए कि आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको माय मदर अ पर्सन अ वुमन चैप्टर की पूरी समरी और एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी लंबी लग रही हो तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इसी चैप्टर का पॉइंट टू पॉइंट वाइज शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल क्लासमेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो पर 100 लाइक्स पूरे होते ही मैं इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स भी लेकर आऊंगा, जिससे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन और आसान हो जाएगी। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको बाकी कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी, उनका डिसिप्लिन, करेज, सेल्फ रिस्पेक्ट या केयरिंग नेचर। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग।